हम लोग इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर विश्लेषण को देखेंगे 5 फरवरी 2025 को। सबसे पहला न्यूज जो है वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का परीक्षण जो है किया गया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो DRDO है उन्होंने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक संचालित किए। ठीक है, यह उच्च गति कम ऊंचाई वाले ड्रोन खतरों को लक्षित करता है। परीक्षण ने हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की सटीकता की पुष्टि की है। जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है वो एक पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिसाइल प्रणाली में सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में ये सक्षम है। यह मोबाइल संरचनाओं के लिए निकट हवाई रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से ड्रोन और घूमते हुए हथियार के बढ़ते खतरे में। तो जो बसोद राड इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण जो है DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो है उच्च गति का होता है और जो कम ऊंचाई पर ड्रोन उड़ते हैं इसको जो है ये लक्षित करता है। ठीक, और ये जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की जरूरतों के लिए सक्षम है। इसके बाद अगला जो है वो हरी इलायची को लेकर है। शोधकर्ताओं ने 6 प्रजाति की पहचान की है। ठीक है, जो एलिटेरियम कार्डोमम जिसे हरी इलायची के नाम से जाना जाता है उसके निकट रूप से संबंधित है। तो जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो है 6 प्रजातियों की जो इन्होंने पहचान की है और हरी इलायची को जो है एलिटेरिया कार्डमम कहा जाता है। और जो एलिटेरिया कार्डमम होता है, ठीक है, उसकी जो 6 प्रजाति अभी शोधकर्ताओं ने पहचान की उससे संबंधित ये है। 6 में से 4 को पहले एक अलग जिन्स अल्पीनिया में रखा गया था, जबकि शेष 2 को केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों से हाल में ही पहचाना और वर्णित किया गया है। पुनर्वर्गीकरण के बाद अब अलिटेरिया जीनस में 7 प्रजातियां हैं जिनमें अलिटेरिया कार्डोमम शामिल है। ई एंसल, ई फ्लोरिडाबुंडा, ई एल्बोकुलेटा और ई रूपसेंस को पहले अल्पीनिया जीनस में रखा गया था। शेष 2 नई प्रजातियां अल्टेरारिया फेसिफेरा और अल्टेरारिया ट्यूलिफेरा। अल्टेरिया कार्डोमम के बीज कैप्सूल से वास्तविक हरी इलायची मिलती है। जीनस का नाम इस मसाले के पुराने मलयालम नाम एलिटारी पर आधारित है, जिसका उपयोग 17वीं शताब्दी में हेनरिक वैन रीट ने किया था। जो इलायची है ये विश्व के अनोखे मसालों से संबंधित है। अनोखे मसालों के रूप में इसको जाना जाता है, जैसे कि केसर और वेनिला को जाना जाता है। उसी के साथ साथ ये जो हरी इलायची है ये विश्व के सबसे अनोखे मसालों में से एक है। यह अदरक और हल्दी जिंगीबेरेसी के समान ही वनस्पति कुल से संबंधित है। यह विश्व में सबसे पुराने मसालों में से एक है जिसकी खेती 4000 से अधिक वर्षों से की जा रही है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को इलायची का मुख्य उद्गम माना जाता है। ग्वाटेमाला विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक है और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक है। और जो शीर्ष राज्य हैं भारत में उसमें केरल का सबसे ज्यादा योगदान रहता है, ये 56.71% का योगदान देता है। कर्नाटक 35.91% का योगदान देता है और तमिलनाडु 7.31% का योगदान देता है। तो अभी शोधकर्ताओं ने जो है 6 प्रजातियों की पहचान की है और ये 6 प्रजाति जो है एलिटेरिया कार्डोमम यानी कि जिसको हरी इलायची कहा जाता है उससे संबंधित है। तो हरी इलायची का एक दूसरा नाम जो है एलिटेरिया कार्डोमम है। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो समुद्रयान मिशन को लेकर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं। 2021 में लॉन्च किया गया यह
गहरे समुद्र की खोज करने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। यह डीप ओशन मिशन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना है। इस तकनीक को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है नॉइट, और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके तहत जो है यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो है एक स्वायत्त संस्था है जिसने 6000 मीटर की गहराई वाला रिमोटली ऑपरेट व्हीकल्स यानी कि मत्स्य 6000 विकसित किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य यह है कि जो मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी है उसमें 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा और पनडुब्बी की जो परिचालन क्षमता है वो 12 घंटे की है, जिसको आपात स्थिति में 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि गहरे समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवन का अध्ययन करना है। इसके अलावा जो है पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स के वितरण का पता लगाना है जो तांबे, निकेल, कोबाल्ट जैसे खनिजों से प्रचुर होते हैं। समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है। गहरे समुद्र के अन्वेषण अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को विकसित करना है। साथ ही जल के अंदर वाहन तथा जल के अंदर रोबोटिक्स विकसित करना है। अपतटीय आधारित विलवणीकरण तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तकनीक विकसित करना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और पानी के विलवणीकरण का मार्ग खोजना भी इसमें शामिल है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने गहरे समुद्र में चालक दल के साथ सफल मिशन चलाए हैं। तो अब इन सब के अलावा जो है भारत जो है अगला हो जाएगा। अब अगला जो न्यूज है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को लेकर है। सशस्त्र समूह M23 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आगे बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, उसके बाद दूसरा जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर जो है 200 से अधिक जातीय समूहों के साथ जो है अफ्रीका का सबसे अधिक जातीय रूप से विविध देश जो है वो भी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये देश जो है 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें अंगोला, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा, ज़ैम्बिया है, जो पूर्वी अफ्रीका से अटलांटिक महासागर तक फैले हुए हैं। किशानशा DRC यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा शहर भी है। तो कियानसा जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर ये देश जो है, ये देश में एक नदी है कांगो नदी, उसी के तट पर कियानसा जो है शहर स्थित है। हालांकि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो अपने असाधारण प्राकृतिक संसाधनों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट, तांबा, हीरे जैसे खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर जल विद्युत क्षमता और कृषि योग्य भूमि भी है। फिर भी जो है ये विश्व के 5 सबसे गरीब देशों में से एक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने दशकों तक अस्थिरता का सामना किया, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों में विद्रोही समूह से जुड़े हुए गृह युद्ध और संघर्ष शामिल थे। ठीक है, ये है कांगो। इसकी जो है 9 देशों के साथ सीमा लगती है। अंगोला, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इधर कांगो। और ये जो है कांगो नदी यहाँ पर बहती है इस तरह से जो है कांगो नदी से बहती है। इसी कांगो नदी के तट पर जो है किनशासा शहर है, जो यहाँ की राजधानी है कांगो रिपब्लिक की। और यहाँ पर जो है 200 से अधिक जातीय समूह रहती है, जिस वजह से ये अफ्रीका का सबसे अधिक जातीय रूप से विविध देश भी है। और यहाँ पर जो है असाधारण प्राकृतिक संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि जो है ये विश्व का 5वां सबसे गरीब देशों में से भी एक है। इसके अलावा जो इसमें था M23,
M23 इसका नाम 23 मार्च 2009 को तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक असफल शांति समझौते के नाम पर रखा गया है। जो M23 समूह है ये कांगो के तुत्सी जातीय अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए जो है लड़ने का दावा करता है, और जो M23 समूह जो है वो कांगो सरकार पर समझौते को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाता है। विशेष रूप से कांगो के तुत्सी लोगों को सेना और प्रशासन में शामिल करने के मामले में जो है यह आरोप लगाया जाता है। कांगो और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का आरोप है कि पड़ोसी रवांडा, जो कि तुत्सी नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा शासित है, वो M23 का समर्थन कर रहा है। और रवांडा, जैसा कि यहाँ पर देख, ये जो है ऐसा कहा जा रहा है, ये जो है M23 का समर्थन करता है और इस वजह से जो है यहाँ पर अशांति फैल सकती है। इसके बाद जो अगला है वो पॉइंट नीमो को लेकर है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों द्वारा संचालित INSB तारनी ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार किया है। अब ये पॉइंट नीमो क्या है? तो पॉइंट नीमो जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दक्षिण प्रशांत में स्थित पॉइंट नीमो, जिसे दुर्गमता के महासागरीय ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसको जो है जो भारतीय नौसेना उसकी 2 महिला अधिकारी जो है इन्होंने इस पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार किया है। किससे किया है? तो ये INSB तारनी से किया है, ठीक है, और ये नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान किया गया है। जो पॉइंट नीमो है वो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक है, जो निकटतम भूभाग से लगभग जो है 2688 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने अत्यधिक अलगाव के कारण निकटतम मानव उपस्थिति प्रायः ऊपर की परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होती है। इसके अतिरिक्त पॉइंट नीमो एक अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है, जहां पर अंतरिक्ष एजेंसियां जानबूझ के जो निष्क्रिय उपग्रह होते हैं या जो अंतरिक्ष स्टेशन के जो ऊपर से कुछ भी गिरता है उसको जो है यहीं पे गिराया जाता है। तो अंतरिक्ष एजेंसियां जानबूझ कर निष्क्रिय उपग्रहों एवं अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने और समुद्र में गिरने के लिए निर्देशित करती है, जिससे जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए जो है जोखिम कम हो जाता है। तो पॉइंट नीमो का जो है इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो पॉइंट नीमो जो है ये दक्षिण प्रशांत में स्थित दुर्गमता के महासागरीय ध्रुव के रूप में जाना जाता है, और इसको जो है भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी द्वारा जो है इन्होंने सफलतापूर्वक इसको पार किया है। जैसा कि ये जो बिन पॉइंट है ये पॉइंट नीमो है, ठीक। और जो है जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो ये 2980 माइल्स है, ठीक है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को जो है उन्होंने पार किया है। अब जो नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय है वो है क्या? तो 21,600 समुद्री मील से अधिक दूरी तय करते हुए यह यात्रा 5 चरणों में पूरी होगी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40,000 किलोमीटर के बराबर है, जिसमें पुनः पूर्ति और रखरखाव के लिए 4 बंदरगाहों पर रुकना शामिल है। और इसके जो 5 चरण हैं वो पहला चरण में जैसे कि गोवा से फ्रेमेंटल है, दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया फ्रेमेंटल से जो है लिटिलटन है, इसके बाद तीसरा जो है न्यूजीलैंड लिटिलटन से जो है पोर्ट स्टैनली है, और चौथा जो है फॉकलैंड पोर्ट स्टैनली से केप टाउन है, और 5वां दक्षिण अफ्रीका केप टाउन से गोवा तक है, ठीक है। तो ये जो है 5 चरणों में है। इसके बाद जो अगला है वो ज्ञान भारत मिशन को लेकर है, और इसकी भी चर्चा जो है हमारे बजट में किया गया है। ज्ञान भारत मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। जो ये ज्ञान भारत मिशन है ये भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण पर केंद्रित एक ऐतिहासिक पहल है। इस मिशन का लक्ष्य जो है 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए उनका संरक्षण और पहुंच सुनिश्चित हो सके।
इस पहल के साथ सरकार 2003 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो काफी हद तक निष्क्रिय है और वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध साहित्य एवं बौद्धिक परंपराओं को बढ़ावा दे रही है। इस पहल को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बजट को 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस मिशन का महत्व क्या है? तो ये भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों का ज्ञान दिया जाएगा और इनका संरक्षण भारत के ऐतिहासिक ज्ञान को सुरक्षित करने में भी सहायता करेगा। दूसरा जो है, जब इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा तो ये भावी पीढ़ी के लिए भी जो है सुरक्षित रहेगा। पांडुलिपियां प्रायः शारीरिक रूप से क्षय से ग्रस्त होती है। डिजिटलीकरण विश्व भर में इन ग्रंथों तक 24/7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन में 24 घंटे जो है ये पहुंच सुनिश्चित करेगा और साथ ही जो है इनके क्षरण को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है वैश्विक शैक्षणिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ेगा। पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराकर भारतीय प्राचीन ज्ञान और विद्वता के केंद्र में अपनी स्थिति को जो है मजबूत कर सकेगा। पांडुलिपियों को समझना क्यों जरूरी हो जाता है? पांडुलिपि जो है वो कागज या जो संटी छाल है या जो तार के पत्ते हैं उस सामग्री पर जो है हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं और पांडुलिपि के रूप में वर्गीकृत होने के लिए यह कम से कम जो है 75 वर्ष पुराना होना चाहिए और इसमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य संबंधी मूल्य होने चाहिए। भारत में 80 से अधिक प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं, जिनमें शामिल हैं जैसे कि ब्राह्मी हो गया, कुषाण हो गया, गौड़ी हो गया, लेपचा हो गया, मैथिली हो गया और शारदा हो गया, ये सारे शामिल हैं। 75% पांडुलिपियां भारत में जो है वो संस्कृत में है, जबकि 25% जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसके बाद जो अगला है वही है कांगो संघर्ष, जो M23 समूह को लेकर था। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका देश जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहां पर जो है सबसे बड़े शहर गोमा और आसपास के इलाकों में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी संघर्ष में 2 फरवरी 2025 तक जो है 773 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक, ये कांगो है। जो कांगो में ये संघर्ष हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? संघर्ष का कारण क्या है? तो जो कांगो है वहां पर हम लोगों ने देखा कि वो खनिज समृद्ध क्षेत्र है। तो जो अलग अलग जो निरी जातीय उग्रवादी गुट होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, वो अपना प्रभुत्व जो है यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यहाँ पर जनजातीय विविधता भी है। इस वजह से जो है वो अपने अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। दूसरी चीजें, ये जो है विश्व की 5वीं सबसे गरीब देशों में से भी एक है। इस वजह से जो है जो कांगो सरकार है उसके अनुसार जो है वो हमेशा कहता है कि जो पड़ोसी देश रवांडा है उसके द्वारा जो है कांगो में जो संघर्ष हो रहे हैं उसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है, यानी कि वो जो है इसमें नेतृत्व करता है। इस वजह से जो है यहाँ पर संघर्ष होते हैं। DRC में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, हीरा, वोल्फ्रामाइट, कैसिटेराइट और तेल शामिल है। DRC के खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा की प्रतिस्पर्धा में लगे 100 से अधिक हथियारबंद समूहों में M23 सबसे अधिक शक्तिशाली है। M23 समूह क्या है? तो ये DRC की सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वाला निर्जातीय तुस्सी लोगों का एक समूह है। इस विद्रोही गुट ने रवांडा के समर्थन से वर्ष 2022 में DRC सेना के विरुद्ध अपना विद्रोह शुरू किया था। M23 नाम 23 मार्च 2009 के समझौते को संदर्भित करता है। इस समझौते ने पूर्वी कांगो में पिछले तुस्सी गुट के विद्रोह को समाप्त कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 साल से ज्यादा समय से M23 गुट ने DRC के रुबाया के कोल्टन खनन क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखा है। कोल्टन खनिज का इस्तेमाल जो है स्मार्टफोन और दूसरे उपकरण के उत्पादन में किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो चंद्रिका टंडन को जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है।
और ये चंद्रिका टंडन है। चंद्रिका टंडन जो है एक वैश्विक बिजनेस लीडर है और पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा न्यूई की बड़ी बहन है। उन्होंने यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका बांसुरी वादक वाल्टर केलरमैन और जापानी सेलो वादक इरू मात्सुमोतो के साथ साझा किया है। चंद्रिका टंडन का दूसरा ग्रैमी नामांकन था ये, ठीक है। इससे पहले भी उनको जो है सोल कॉल एल्बम के लिए जो है 2009 में नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने जो है उसमें उनको मतलब जीत हासिल नहीं हुई थी। तो जीत जो है त्रिवेणी एल्बम के लिए इस बार किया गया है। त्रिवेणी एल्बम जो है वो 30 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ था और त्रिवेणी एल्बम में जो है कुल 7 ट्रैक शामिल थे, जैसे कि एक पाथवे टू लाइट था, एक चैंट इन ए था, एक जर्नी विद इन था, एक एथर सेरेनेड था, एक एंशिएंट मून था और एक ओपन स्काई था और इसी तरह एक जो है सीकिंग शक्ति था। तो चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है और इसे जो है सामान्य भाषा में जो है संगीत जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो पहला समारोह था वो भी 1959 में ही आयोजित किया गया था और वो 4 मई को आयोजित किया गया था। हर साल जो है अमेरिका के अलग अलग स्थानों में, जैसे कि लॉस एंजलिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, तो अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर जो है इसका आयोजन होता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसे अब रिकॉर्डिंग अकादमी कहा जाता है, वो इसका आयोजन करती है या प्रस्तुत करता वही होता है। इसमें जो है पुरस्कार की कई सारी श्रेणियां हैं। जो मुख्य श्रेणी है उसमें जनरल फील्ड जो कि मुख्य पुरस्कार है, एल्बम ऑफ द ईयर है, इसी तरह सॉन्ग ऑफ द ईयर है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है, ठीक है, पॉप रॉक जैज क्लासिक हिप हॉप कंट्री लैटिन न्यू एज, ये सारे जो है संगीत शैली यहाँ पर मतलब पुरस्कृत हैं। तकनीकी और विशेष पुरस्कार हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड है, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड है। तो इतने सारे कई सारे कैटेगरियां हैं इसमें। ग्रैमी पुरस्कार का महत्व क्या है? तो ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार है, क्योंकि इसको संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। संगीतकारों, नायकों, गायकों और संगीत उद्योग से जुड़े अन्य कलाकारों के लिए जो है ये सम्मान और सफलता का प्रतीक है। इस पुरस्कार को जीतने या नामांकन प्राप्त करने से कलाकारों की वैश्विक पहचान बढ़ती है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत जगत में प्रतिष्ठा, सम्मान, उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह दुनिया भर में संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास होता है। इससे जुड़ा हुआ जो हमारा प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो हम लोगों ने देखा कि त्रिवेणी के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 2009 में इसका नामांकन इनका एक बार और हुआ था और वो सॉन्ग सोल कॉल के लिए हुआ था, लेकिन इसके लिए ये जीत नहीं पाई थी। इसके बाद जो अगला है वो ये है कि सचिन तेंदुलकर को जो है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को नमन अवार्ड्स दिए हैं। सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड सेरेमनी मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुआ था। इसमें जैसे कि बेस्ट क्रिकेटर के रूप में जो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को दिया गया है। बेस्ट मेंस डेब्यू में सरफराज खान को, बेस्ट विमेंस डेब्यू में आशा शोभना को, विमेंस क्रिकेट में जो है मंदाना बेस्ट बैटर और दीप्ति शर्मा को बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में जो है शशांक सिंह को जो है बेस्ट व्हाइट बॉल ऑलराउंडर और तनुष कोटियान को बेस्ट रेड बॉल ऑलराउंडर का जो है पुरस्कार दिया गया है। अब जो सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये क्या है? तो इस पुरस्कार का नाम जो है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया है और भारत के पहले टेस्ट शतकवीर लाला अमरनाथ को जो है वर्ष 1994 में जो है पहली बार मतलब कर्नल
सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इसी तरह आगे जो है रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को भी जो है वर्ष 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को जो है जो ये पुरस्कार दिया गया है वो 31वें नंबर पे दिया गया है। तो इससे जुड़ा प्रश्न है कि हाल में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है और ये जो है 31 में प्राप्त करता है। इसके बाद जो अगला है वो ऑन्कोसोरेसियासिस को लेकर है, जिससे नाइजर जो है मुक्त हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजर को अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। नाइजर जो है ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बन चुका है। इससे पहले जो है कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में जो है इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑन्कोसेरसियासिस है ये होता क्या है। तो ऑन्कोसेरसियासिस को आमतौर पर जो है रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है और ये जो है एक परजीवी संक्रमण है जो ऑन्कोसेरसियासिस बॉल्बुलस नामक कृमि से होता है। यह संक्रमण काली मक्खी के काटने से फैलता है जो तेजी से बहने वाली नदियों और झरनों के आसपास पाई जाती है। यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। यह रोग मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका, यमन और लैटिन अमेरिका में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करता है। तो ऑन्कोसेरसियासिस जो है अब जो नाइजर है वो मुक्त हो चुका है, वहां पर ये रोग समाप्त हो चुका है और ये जो है ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बन चुका है। इससे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको में इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है। इस बीमारी को जो है रिवर ब्लाइंडनेस के भी नाम से जाना जाता है। यह एक परजीवी संक्रमण है, ठीक है, और ये जो है ऑन्कोसेरसियासिस बॉल्बुलस नामक कृमि से होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखो, काली मक्खी के काटने से होता है और ये जो काली मक्खी है ये नदी झरनों के आसपास पाई जाती है। ये अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण है ट्रेकोमा के बाद। इसके लक्षण क्या हैं? तो त्वचा से जुड़े लक्षण और आंख से जुड़े लक्षण, दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जो त्वचा से जुड़ा लक्षण है उसमें होता है कि त्वचा में जो तेज खुजली और जलन होने लगता है, त्वचा का मोटा और झुर्रीदार होना होता है, चमड़ी पर गांठें या नोडल्स बन जाते हैं। और आंख से जुड़े लक्षण ये है कि आंखों में सूजन और जलन पैदा करती है, फिर धीरे धीरे जो है ये व्यक्ति को अंधा कर देता है और फिर आंखों में जो है सफेद धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, जैसे ये, और ये कृमि के द्वारा जो है किया जाता है। जो नाइजर है इसकी राजधानी नियामी है। ये नाइजर है हमारा, इसकी राजधानी नियामी है। ये पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी सीमा जो है जैसे कि यहाँ अल्जीरिया से लग रही है, ठीक है, इसी तरह जो है इसकी सीमा लीबिया से लगती है, फिर इसकी सीमा जो है इधर चाड से लगती है, फिर इसकी सीमा जो है नाइजीरिया से लगती है और इसकी सीमा जो है बेनिन से लगती है, बुर्किना फासो से लगती है, माली से लगती है। तो अगर हम लोग देखें तो अल्जीरिया 1 हो गया, लीबिया 2 हो गया, ठीक है, चाड जो है 3 हो गया, नाइजीरिया जो है 4 हो गया, बेनिन 5 हो गया, बुर्किना फासो 6 हो गया और माली जो है 7 हो गया। तो इस 7 देशों से जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 12,67,000 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के साथ जो है यह अफ्रीका का 6ठा सबसे बड़ा देश बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मुद्रा है वो पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक है, ठीक। तो इससे जुड़ा प्रश्न है कि हाल ही में किसे ऑन्कोसेरसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया गया है। तो हम लोगों ने देखा ये नाइजर था, नाइजीरिया नहीं था, केन्या नहीं था, गाना नहीं था और ये विश्व का 5वां था, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लेकर है और इसकी भी चर्चा बजट में थी। हम लोगों ने देखा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 पेश करते हुए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की।
इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके विषयों को उनकी भाषाओं समझने में मदद करना है। यह योजना सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएगी। इससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? तो छात्रों को डिजिटल प्रारूप में टेक्स्ट बुक और अध्ययन सामग्री मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और भाषा आधारित समानता को सुनिश्चितता मिलेगी। तकनीकी, मेडिकल, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा विषयों की किताबों का अनुवाद किया जाएगा। पिछले साल शिक्षा मंत्रालय ने जो है अस्मिता योजना, अनुवाद और अकादमी लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाने की योजना यानी अस्मिता योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल किया था। ये इससे जुड़ी हुई योजना है। इसके तहत जो है अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शैक्षिक सामग्री के अनुवाद और प्रसार को बढ़ावा देगी। इससे जुड़ा प्रश्न है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? तो ये जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया गया था। इसके बाद जो अगला है, IPS राजेश निर्वाण BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। BCAS इसको जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहा जाता है, यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो उनका जो है महानिदेशक जो है IPS राजेश निर्वाण को किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है यानी कि BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुआ था और पांडे समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा मामलों में समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और कर्मियों को प्रशिक्षित करने में इसकी भूमिका होती है। और जो IPS निर्वाण है ये जो है राजस्थान कैडर के जो है 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वे राजस्थान के होम गार्ड महानिदेशक के पद पर पोस्टेड थे। निर्वाण सीमा सुरक्षा बल BSF में भी काम कर चुके हैं। तो इससे जुड़ा प्रश्न है कि हाल में किस IPS अधिकारी को BSAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? BCAS, तो ये जो है किनको किया, राजेश निर्वाण को किया गया। इसके बाद जो अगला है वो वही DRDO के द्वारा जो लॉन्च किया गया था बसोरट्स मिसाइल सिस्टम, उसके लिए है। भारत ने अपना पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ओडिशा के चांदीपुर में DRDO ने बसोरट्स मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम खासकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। बसोरट्स मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों यानी तीनों सेना की जरूरतों को यह पूरा करेगी। इसकी खासियत यह है कि इसमें ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और ये जो है एक पोर्टेबल सिस्टम है, तो इसको जो है आसानी से एक आदमी द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। दूसरा जो है ये स्वदेशी रूप से मेड इन इंडिया है। DRDO के रिसर्च सेंटर RCI द्वारा जो इसको विकसित किया गया है। भारतीय औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। टेस्टिंग प्रक्रिया के दौरान जो है इसका 3 बार परीक्षण जो किया गया और जिसमें ये सफलतापूर्वक उड़ान जो है लिया है। और परीक्षण के दौरान जो है 2 फील्ड ऑपरेटरों ने हथियार तैयार किया, लक्ष्य की पहचान की और मिसाइल दागने की प्रक्रिया पूरी की। ड्रोन और हवाई खतरों का यह निष्कासन करता है। यह प्रणाली ड्रोन एवं अन्य हवाई खतरों को प्रभावी रूप से निष्क्रिय करने में सक्षम है। उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार जैसे उपकरण का उपयोग किया गया है ताकि जो मिसाइल प्रणाली है उसकी क्षमता का सत्यापन हो सके। सैन्य बलों के लिए जो है ये बेहद उपयोगी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये तीनों सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करेगी। बस इसमें हम लोग यहीं तक